खबर मुंबई से है। यहां माटुंगा से दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम सामने आया। माटुंगा में 72 बरस के सीनियर सिटीजन कपल को 40 दिनों तक फर्जी कोर्ट, पुलिस स्टेशन और अधिकारियों के जाल में फंसाकर 52 करोड़ रुपए ठग लिए गए। महाराष्ट्र साइबर की एडीजी यशस्वी यादव ने बताया कि आरोपियों ने वीपीएन और फर्जी वीडियो कॉल से भरोसा जीतकर ठगी कर दी। आरोपी खुद को सरकारी एजेंसी बताते थे। जांच के नाम पर बुजुर्ग कपल से पैसे फर्जी सरकारी बैंक में जमा कराने के लिए कहते थे। इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम में मुंबई पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। महाराष्ट्र साइबर ने देश के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामले को सुलझाया है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र साइबर ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो पीड़ित हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद भी वो डिजिटल अरेस्ट के स्कैम में फंस गए। किस तरह फंसे, किस तरह पुलिस आरोपी तक पहुंची, पूरी डिटेल के साथ इस समय हमारे साथ है महाराष्ट्र साइबर के एडीजी यशस्वी यादव सर है, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो पीड़ित है वो कौन लोग हैं, किस तरीके से ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंसे? देखिए, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और शायद काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण डिजिटल अरेस्ट स्कैम का केस है। मैं सबसे पहले सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी प्रावधान भारतीय कानून में नहीं है। यदि किसी भी नागरिक को कोई कह रहा है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं क्योंकि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है या आपने कोई इलीगैलिटी की है या ड्रग का आपको पार्सल आया है, तो सिर्फ आपको स्कैम कर रहा है। तुरंत उसको 1930 हमारी हेल्पलाइन पे रिपोर्ट करें, हम उस क्रिमिनल को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान नहीं है। अब इस केस में आते हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट 58 करोड़ एक बहुत ही अनुभवी और सुशिक्षित कपल ने, जो कि फार्मा कंपनी में फाउंडर भी थे और पार्टनर भी थे, और उनको लगभग 3% का शेयर के IPOs मिले थे। जब वो मटेरियलाइज हुए तो उनको इतनी बड़ी रकम उनके अकाउंट में आई और उसको डरा धमका कर, साइबर बुली करके क्रिमिनल्स ने वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम के तहत उनको उस हड़प लिए। तो मैं आपको ये बताऊं, टोटल 27 ट्रांजैक्शंस उनसे कराए गए 40 दिन में, जिसमें 27 बार उन्होंने मनी ट्रांसफ़र किया और कई बार देश के अलग अलग विभिन्न बैंक अकाउंट्स में उन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो इसमें सबसे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो साइबर जागरूकता की कमी। साइबर जागरूकता सबसे बड़ा डिफेंस है साइबर क्राइम का। और दूसरा हमारा बैंकिंग सिस्टम की जो कमियां हैं, जिससे मनी म्यूल अकाउंट्स लाखों की संख्या में लोग खोल रहे हैं। ना उनका प्रॉपर KYC होता है, ना उनका कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर SOP बने, जिससे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद ही बैंक अकाउंट्स, करंट बैंक अकाउंट्स खुलें। तो इस केस में हमने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मनी म्यूल अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके हैंडलर्स हैं और जिन लोगों ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था ये काम करने के लिए। और साथ ही साथ लगभग 4 करोड़ रुपए हमने फ्रीज कर दिए हैं, जो अल्टीमेटली विक्टिम को मिल जाएंगे। लेकिन इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट लीड्स हमारे पास हैं, जिसके तहत अगले कुछ दिनों में हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा रिकवरी और कर पाएंगे। सर, जो विक्टिम्स थे उनको क्या कॉल, वो नॉर्मल कॉल था, वीडियो कॉल था, एक्यूज क्या ऑफिस से, फेक ऑफिस से उनके क्या कहा उनसे? देखिए, अगस्त के महीने में ये स्कैम चालू हुआ। 40 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और सबसे पहले ये कहा गया कि ट्राई अथॉरिटी से हम बोल रहे हैं और आपके फ़ोन से इलीगल मैसेजेस किए जा रहे हैं। बाद में उनसे कहा गया कि मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बोल रहे हैं और आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है बहुत बड़ी संख्या में। इस तरह की बातें बोलकर उनको डराया गया। और ये इतना रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था कि उन्होंने पूरा कोर्ट सेटअप वीडियो कॉल में अरेंज किया, जिसमें जजेस बैठे हैं, लॉयर्स बैठे हैं, विटनेसेस बैठे हैं। इसी के साथ उन्होंने पूरा मुंबई पुलिस का पुलिस स्टेशन सेटअप रिक्रिएट किया और उसमें पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं, कंप्लेनेंट्स बैठे हैं इत्यादि। तो इतना रियल किया कि इतने अनुभवी और सुशिक्षित लोग लगभग अशिक्षित लोगों के द्वारा स्कैम कर लिया गया। ओके, तो इनके बच्चों को भी धमकाया गया था। इनके बच्चे बताए जा रहे हैं फॉरेन में हैं, उस बारे में क्या क्या किया? नहीं, इनके बच्चों को नहीं धमकाया गया है, इनको ही धमकाया गया कि आपको पुलिस का NOC कैरेक्टर सर्टिफिकेट हटा दिया जाएगा, फिर आप कभी फॉरेन नहीं जा पाएंगे, अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 58 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। ये क्या एक्यूज को इस बात की जानकारी थी या कोई अंदर का मिली भगत है कि इनको पता था कितनी बड़ी रकम इनके बैंक खाते में आएगी, इनको टारगेट करना है? देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट जो पॉइंट आपने उठाया है वो काफ़ी वैलिड है। ओके,
तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र साइबर के एडीजी यशवंत यादव जी जो। और अब जरा पंजाब की बात कर लें। यहां रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार डीआईजी की आज पेशी होनी है। पेशी से पहले डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का मेडिकल करवाया गया है। बता दें कि कल सीबीआई ने डीआईजी को रिश्वत के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इन पर 8 लाख रुपए की रिश्वत लेने और शिकायतकर्ता से हर महीने अवैध वसूली का आरोप लगा है। डीआईजी के घर से अब तक 5 करोड़ कैश, 2 करोड़ का गोल्ड और कई महंगी गाड़ियां और घड़ियां सीबीआई ने बरामद की। सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर से कई सारे दस्तावेज भी बरामद किए हैं। रूपनगर रेंज के डीआईजी 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तो इतनी बड़ी रकम उनके घर से बरामद हुई है। उसके अलावा सोना, महंगी घड़ियां और कई सारी गाड़ियां भी जब्त की गई। ये आप देख रहे हैं करोड़ों की ज्वेलरी, इतना सारा कैश एक साथ, आप समझ लीजिए डीआईजी के घर है और 5 करोड़ का कैश, लगभग 1.5 किलो सोना, अंदाजा लगाइए कई सारे दस्तावेज, कई सारी संपत्तियों के कागजात मिले हैं। उसके अलावा मर्सिडीज, ऑडी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की कीज बरामद हुई हैं और ज्वेलरी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी उनके घर से बरामद हुई है। 40 लीटर फॉरेन लिकर यानी विदेशी शराब, डबल बैरल गन, ये सब एक डीआईजी के घर से मिला। पिस्टल, रिवॉल्वर और एयर गन तक उनके घर से मिली है। लेकिन 5 करोड़ कैश, आप अंदाजा लगाइए, घर में 1.5 किलो सोना। और अब डीआईजी की गिरफ्तारी के बाद उनके मोहाली में बने घर पर छापेमारी की गई और इस छापेमारी के दौरान उनके घर से इतना कैश बरामद हुआ कि जो ऑफिसर्स वहां गए थे हैरान रहे। बैग के बैग कैश से भरे मिले। तस्वीरों में ही 4 से 5 बैग में 500 रुपए के नोटों के बंडल भरे नजर आ रहे हैं, देखिए आप। इसके अलावा सोने के गहनों का वजन 1.5 किलो बताया जा रहा है। आरोपी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रोपड़ में पोस्टेड थे। वो रूपनगर रेंज के डीआईजी के पद पर तैनात थे। रिश्वतखोरी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जरा आपको बतला दें कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर आखिर गिरफ्त में कैसे आए। तो कबाड़ कारोबारी ने डीआईजी पर रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, ये कंप्लेंट की थी। कारोबारी ने डीआईजी पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया और ये जो कारोबारी है इसके मुताबिक डीआईजी ने 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। डीआईजी पर केस सेटलमेंट के लिए रिश्वत की डिमांड के आरोप लगे। कारोबारी की एफआईआर पर फिर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। डीआईजी 5 लाख कैश लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। सीबीआई ने फिर मौके से ही डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया और इसके बाद उनके घर पर छापा पड़ा था, तो ऐसे ये गिरफ्त में आए थे। सीबीआई के शिकंजे में पंजाब पुलिस का घूसखोर अधिकारी। मोहाली से रोपड़ तक ताबड़तोड़ छापेमारी। वर्दी की आड़ में वसूली की चेन बेनकाब। ये कहानी है उस डीआईजी की जिसने वर्दी के रुतबे का सौदा कर डाला, जिसने वर्दी के सम्मान को तार तार कर दिया, जिसने पैसों के लालच में अपने ईमान को बेच दिया। 11 अक्टूबर को फतेहगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश बट्टा ने चंडीगढ़ सीबीआई ऑफिस में शिकायत दी कि रोपड़ के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर उस पर फर्जी केस डलवाकर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कारोबारी के मुताबिक डीआईजी ने अपने मिडिलमैन कृष्णू के जरिए धमकी दी, अगर केस से बचना है तो 8 लाख दो और हर महीने 5 लाख सेवा पानी देना होगा। सीबीआई ने शिकायत के बाद 10 दिन तक जाल बिछाया और जब कारोबारी ने पहली किस्त के तौर पर 5 लाख रुपए देने की कोशिश की तो सीबीआई ने डीआईजी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ में ताबड़तोड़ रेड की और रेड के दौरान जो कुछ बरामद हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया है। जैसे जैसे अलमारियां खुली, नोटों के पहाड़ निकलते गए। 5 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1.5 किलो सोना, 22 लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारों की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब और 4 तरह के हथियार
जिनमें डबल बैरल गन, पिस्टल, रिवॉल्वर और एयर गन शामिल है। इस छापेमारी के दौरान पंजाब में कई संपत्तियों के दस्तावेज और लॉकर की चाबियां भी मिली है, जबकि मिडिलमैन कृष्णू के ठिकाने से 21 लाख नकद बरामद हुआ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये केवल शुरुआत है, अभी और बेनामी संपत्तियों की पड़ताल चल रही है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि डीआईजी हरचरण भुल्लर ने रिश्वत को एक व्यवस्थित मंथली सिस्टम में बदल रखा था। वो कारोबारियों से हर महीने 5 लाख की रकम सेवा पानी के नाम पर वसूलता था। यही वजह है कि अब कई कारोबारी आगे आकर इस नेटवर्क के बारे में खुलासा कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और अब ये खंगाल रही है कि डीआईजी की संपत्तियां किन नामों पर हैं। रोपड़, मोहाली और चंडीगढ़ में रेड्स जारी हैं। वर्दी पर लगे इस दाग ने पंजाब पुलिस की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब कानून के रक्षक पर ही घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो न्याय की रक्षा कौन करेगा? दिवाली और छठ पूजा के लिए लोगों का गांव घर जाना शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। पिछले साल छठ के दौरान हुई अफरा तफरी से सबक लेते हुए इस बार रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं ताकि स्टेशन पर किसी भी तरह का हादसा ना हो। इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हालांकि इस बार काफी कुछ इंतजाम किया गया है सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से। लेकिन अब मैं बात करता हूं कुछ मुसाफिरों से, वो क्या मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। है? जितेंद्र कुमार। तो आप कहाँ के लिए सफर करने जा रहे हैं? समस्तीपुर बिहार जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या छठ दिवाली सब मना के आओगे कैसे? हाँ, छठ दिवाली सब मना के फिर आएंगे। और चुनाव? चुनाव भी हो जाएगा उसी में। अच्छा, चुनाव भी करके। हाँ। कितने बजे ट्रेन है? ट्रेन 3 बजे। तो अभी स्थिति क्या, भीड़ उड़ है क्या है? भीड़ तो बहुत ही यहाँ लग रहा है। बस स्टेशन पर जाएंगे प्लेटफॉर्म पर तो वहाँ का भीड़ देखेंगे कैसा। आप कहाँ से? हम भी है समस्तीपुर से। अभी सब क्या काम करते हो? हम लोग पल्लेदारी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या छठ के बाद वापसी हो जाएगी कैसे? हाँ, 6 से छठ के बाद वापसी हो जाऊंगा। और चुनाव? वो चुनाव यार को करके आएंगे। तो चुनाव वोटिंग करके आओगे? हाँ हाँ। आप लोग कहाँ से भैया? सर हम हरियाणा से स्टूडेंट है, हमारा भी उसका स्टेट देने जा रहे हैं सर। हमारे लिए कोई टिकट नहीं मिला, हम जनरल में बैठ के जाएंगे। हमारा पहली बार जाना हो रहा है बिहार के लिए। अच्छा, बड़ी परेशानी। ये आप लोग कहाँ से भैया? ये उत्तर प्रदेश देवरिया जिला से। अच्छा, देवरिया में। तो अभी देवरिया वाली गाड़ी में भीड़ भाड़ है कि नहीं? नहीं, भीड़ नहीं है, इधर से ज़्यादा भीड़ जाती है। तो आप कहाँ के लिए भैया? मैं कलकत्ता का हूँ। तो कैसी स्थिति है ट्रेन में? ट्रेन में अच्छा है, लेकिन इधर थोड़ा आदमी लोग थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, ये जो आजू बाजू में जो बाहर में जो थोड़ा लोग है तो डुप्लीकेट वाला है। ऑटो आप भी। लोग भी कलकत्ता वाले हैं क्या? सिवान जिले के हैं। सिवान मतलब बिहार के लिए? एक ट्रेन तो निकल गई। हाँ। और एक ट्रेन है, पता नहीं उसमें जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, ट्रेन निकल के मतलब छूट गई? छूट गई। आप लोग लेट पहुंचे थे? भीड़ जाता है ट्रेन। आपके सामने ट्रेन गई या आप लेट पहुंचे थे? मैं तो यहाँ आया था तो छूट गई थी। अच्छा, हाँ, तो अब दूसरी वाली ट्रेन? दूसरी वाली है 3 बजे है। तो कब तक? ये चुनाव के लिए जा रहे हो या छठ दिवाली के लिए जा रहे हो? छठ दिवाली के लिए भी जा रहे हैं, चुनाव भी हो जाएगा। मतलब चुनाव भी करके आओगे। और आप? तमिलनाडु जा रहे थे। अच्छा, तमिलनाडु के। तो सबसे ज्यादा जो भीड़ है इस समय बिहार के ट्रेनों में है, क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव भी है, बिहार विधानसभा का। दूसरी बात, छठ और दिवाली 3 ऐसे पर्व हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा भीड़ है।